मैं क्यों सर? यस प्लीज कम इन। नमस्ते सर, नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। मनोज जी, जी मैडम। हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से, तो आप अगर कंफर्टेबल हो तो अपना मास्क उतार दीजिए। थैंक यू मैम। मनोज जी, अपने बारे में कुछ बताइए, संक्षिप्त परिचय। जी, मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है और मैं अमेठी ज़िले के लोहरता गांव का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक वहीं पे हुई। उसके बाद मैंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, यहाँ से बीए में किया और उसके बाद मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय पीजीटी इतिहास के पद पे हो जाता है और उसी दौरान मैंने पीएचडी भी किया मगध विश्वविद्यालय बोधगया से। अच्छा, तो अभी आप शिक्षक हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, कहाँ पर? बस्ती जनपद में। बस्ती में, ओके। तो आप इसमें जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जा रहे हैं? जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। मनोज जी, आपका जो डैफ है ना, बड़ा शानदार है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है और उसके बाद आपने मगध विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। मगध विश्वविद्यालय न सिर्फ आधुनिक बल्कि प्राचीन समय में भी बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत के किन्हीं और विश्वविद्यालयों के नाम आप बता सकते हैं? जी मैडम। तक्षशिला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मनोज जी, शिक्षा व्यवस्था में आपको अगर ये कहा जाए कि जो आज के समय की शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतिहास से कोई एक चीज लाकर आप जोड़ सकते हैं, तो आप कौन सी चीज लाकर जोड़ना चाहेंगे और क्यों? अगर शिक्षा व्यवस्था में जोड़ना हो मैडम, तो हम काफ़ी हद तक प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, इस सेंस में कि जो वर्तमान में नई शिक्षा पॉलिसी लाई गई है कमोबेश उसी को वो अनुसरण कर रही है, खास तौर से प्राथमिक विद्यालय के लिए। अच्छा। कि बच्चे किसी न किसी तरह से जुड़ सकें विद्यालयों से। अच्छा। तो उसी माहौल में, उसी भाषा में, उसी अनुरूप शिक्षा दी जा रही है उनको, तो ये सबसे बेहतर होगा। आप इसको लाना चाहेंगे वहां से, ठीक है। मनोज जी, एक बात कही जाती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि व्यवस्थाएं इस तरह से बदल जाती हैं कि लगता है कि इतिहास वैसे ही रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक अगर हमारे ऊपर विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ है, शासन रहा है, तो शायद हम लोगों ने काफ़ी हद तक भूल की है। चाहे वो सिकंदर का आक्रमण रहा हो, आम भी रहे हों, चाहे वो इधर गोरी का आक्रमण रहा हो, जयचंद रहे हों, और आधुनिक काल में यदि हम आते हैं तो बहुत सारे, चाहे डोपले की नीति रही हो या अन्य लोगों की रही हो, उसमें स्थानीय लोगों ने जरूर सहयोग किया है। तो उन चीज़ों से अगर हम बच जाते, कहते भी हैं कि इतिहास पढ़ना जरूरी इसलिए होता है कि यदि इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो इतिहास दोहराने के लिए व्यक्ति अभिशप्त हो जाता है। अच्छा, ठीक है मनोज जी, थैंक यू सर। मनोज जी, क्योंकि आप अमेठी से आते हैं जी और इतिहास पढ़ाते हैं। जी सर। कोविड महामारी बहुत कुछ इसने बदल दिया है आज की डेट में, है ना? जी सर। शिक्षा प्रणाली पर भी स्वाभाविक तौर पर इसने प्रभाव डाला है। तो कोविड के बाद बदलते हुए जो आयाम है उसमें शिक्षा प्रणाली के लिए क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहली जो चुनौती है कि कोविड के दौरान स्कूल बच्चे नहीं गए और प्राथमिक स्तर पे उनका 3 साल मान के चलिए कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की। उच्च शिक्षा में भी यही दिक्कत है कि उनको किसी भी तरह से आगे क्लास में पास कर दिया गया है, लेकिन वो उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा है, क्योंकि जब हम लोग आमने सामने बैठ के शैक्षणिक कार्य करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। वर्चुअल माध्यम से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, और साथ ही साथ क्योंकि हमारे देश की अधिकांश छात्र या जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए उन माध्यमों से वो जुड़ भी नहीं पाई, और बहुत हद तक ये रहा है कि उनको जो आउटपुट मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में आना चाहिए, वो आ नहीं पाया। ठीक है, मतलब छोटे बच्चों में वर्चुअल माध्यम से किसी भी तरीके से कोई प्रभाव
ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? दूर दराज बैठा हुआ दिल्ली में जी या केरला में या फिर कहीं पर भी दूर दराज बैठा हुआ कोई अध्यापक जो वास्तविकता में बहुत उत्कृष्ट हो, कैसे उत्तर प्रदेश के एक सामान्य से विलेज में शिक्षा पहुंचा सकता है? टेक्नोलॉजी से। जी तो ऐसा कुछ बताइए जिससे कोविड के बाद ये जो चुनौतियां बनी हुई है, ढांचागत चुनौतियां, ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक चुनौती के तौर पर ना रहे, बल्कि इसकी गुणवत्ता के रूप में एक सुधारक भूमिका निभाए। ऐसा क्या किया जा सकता है इसके संदर्भ में? सर, जैसा कि आप कह रहे हैं केरल, तमिलनाडु या कहीं का भी टीचर हो, लेकिन स्थानीय टीचर को महत्व देते हुए ही उसका सब्स्टिट्यूट निकाला जाना चाहिए। और यदि बहुत बेहतर है तो कुछ समय 1-2 घंटे जितने में कि उस वर्चुअल माध्यम से जुड़ के वो और उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करे, इस पर प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को, स्कूली व्यवस्था को भी होना चाहिए कि जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर बने, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के साथ साथ जो पैसा, क्योंकि आजकल हर माध्यम से आप जुड़, चाहे जिस मोबाइल कंपनी से जुड़ेंगे, इतना ज़्यादा उसका प्लान है, टैरिफ है, पैसे हैं कि सामान्य आदमी और मोबाइल की कास्ट, क्योंकि हमने अपने विद्यालयों में देखा है कि वास्तव में माता पिता जो मजदूरी करते हैं वो 5,000-7,000 का भी मोबाइल खरीदने की क्षमता एक अब ही। तो उत्तर प्रदेश सरकार वितरण कर रही है ना मोबाइल और स्मार्टफोन, टैबलेट। हाँ, ये किस योजना के तहत? ये सर नहीं पता, कोई बात नहीं। तो मतलब टेक्नोलॉजी का गैप फिल हो सकता है वहाँ से। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से शिक्षा में अभी देखा जाएगा तो इतिहास में बहुत सारे विषयों में परिवर्तन किए गए। बेसिक पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए गए। सर, क्या लगता है आपको, क्या ये लाभकारी है? सर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है कि इसमें वस्तुनिष्ठता लाना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी स्थिति में जो, जैसे हम लोग जब इतिहास लेखन की परंपराएं पढ़ते हैं, तो चाहे वो प्राच्यवादी हो, राष्ट्रवादी हो, सबल्टर्न हो, मार्क्सवादी हो, सबकी किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। प्रेरित होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे अलग हो नहीं सकती, लेकिन जब उसका वास्तविक इतिहास लेखन किया जाए तो तथ्यपरक होना चाहिए, और उसमें खास तौर से आर्कियोलॉजी, इसका बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथ्यों के साथ किसी भी तरह का तोड़ मरोड़ ना हो, और वास्तविक पूरे जो भी पैनल बने केवल किसी एक विचारधारा के व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए। तो अभी ये वर्तमान में बदला क्यों गया है एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम? आपको क्या लगता है, किसी विचारधारा को समर्थन करने के लिए बदला गया है? नहीं, अब विचारधारा का समर्थन, मैं इतिहास लेखन की बात कर रहा हूँ सर, उसमें जो है नहीं, ये वस्तुनिष्ठता वास्तव में होनी मैं चाहिए। आपसे वर्तमान में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कुछ चैप्टर्स को हटा दिए गए सर, उसके विषय में पूछना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए यदि पाठ्यक्रम का बदलाव किया जाए तो और बेहतर होता। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मनोज जी, आप मगध विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, ये बताइए, मगध एक समय साम्राज्य का केंद्र बना था, क्या ऐसे कारण थे जिसने मगध के उत्थान में अपनी भूमिका निभाई थी? सर, जब हम लोग 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो उसमें सबसे उत्कृष्ट महाजनपदों में से 4 थे, और उसमें भी सबसे बेहतर मगध था। उसके जो कारण मुख्य रूप से देखे जाते हैं कि आर्थिक कारण और सैन्य कारण। तो आर्थिक कारण में ये है कि जब तक किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रदेश का सरप्लस उत्पादन नहीं होगा, तब तक वो आर्थिक रूप से समृद्धशाली नहीं हो सकता है, और इसका मतलब उद्योग व्यापार वहाँ पे प्रगति में हो गया। गंगा नदी का घाटी का क्षेत्र है, इसलिए और बेहतर हुआ। खास तौर से हम इसमें जाते हैं तो लोहे का, क्योंकि जो पुराना मगध या बिहार जो झारखंड से विभाजित हो गया, उसके आसपास लोहे के जो है भंडार पाए जाते थे, और लोहे के अच्छे हथियार और चाहे वो कृषि के उपकरण दोनों ही बनाए जाते थे। तो हथियार में हुआ कि हथियार बेहतर हो गए तो युद्ध में सबसे ज्यादा उसका उपयोग होने लगा। तो दोनों परिस्थितियों में साम्राज्य विस्तार का मौका उन लोगों को ज्यादा मिला क्योंकि जो पूरी तरह से इन चीजों में समृद्धशाली थे। और ऐसा क्या हो गया कि बाद में मगध के पास सब कुछ संसाधन होने के बाद यही संसाधन हमेशा रहे होंगे सर, और आज तक उस पिछड़ेपन से उबर नहीं पाया?
एक बार मौर्य साम्राज्य पतन हुआ, उसके बाद से मगध का भी पतन हो गया, और आज तक मगध उन्हीं संसाधनों की उपस्थिति के बावजूद अपने पुराने गौरव को नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसा क्या हुआ? सर गौरव ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूर्णतः गौरव विहीन हो गया, लेकिन वो चीजें जो प्राचीन काल में थी, वही तो क्योंकि जब पूछो। कन्नौज और दिल्ली, क्योंकि ये इनको सेंटर प्लेस माना जाने लगा जब से ये आक्रमणकारी यहाँ पे है, क्योंकि जो पटना है, मगध है, वो थोड़ा दूर होने की वजह से वो सेंटर प्लेस नहीं बनाया जा सका किसी भी शासक का। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली और आसपास, और वही चीजें, क्योंकि जब जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो जो चीजें वहां पे होती थी वो आसानी से कन्नौज, दिल्ली या अन्य इलाकों में भी पहुंचने लगी। तो ऐसी स्थिति में वो तो पुराना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो ऐसा थोड़ी ना विकसित हुआ है अंग्रेजों के आने के बाद से। उसके सर। पहले तो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स थे वो लमसम एक ही जैसे रहे हमेशा। जी सर, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव हुआ जरूर। जैसे अगर 600 ईसा पूर्व में जाएंगे और 1200 में या इसमें आएंगे तो मार्गों का विस्तार हुआ, सुरक्षा की बात होने, क्योंकि जब एकीकृत साम्राज्यों का विस्तार होने लगा कुछ हद तक, क्योंकि जब तक मगध में शासन मौर्यों का था, गुप्तों का था, एकीकृत शासन व्यवस्था थी, तब तक वो अच्छा किया। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं ये चाहे त्रिकोण संघर्ष की बात करें, तो ये जो सेंटर प्लेस है वो बदल के इधर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, चलिए, इतिहास के आपकी विद्यार्थी हैं, एक ये बताइए कि हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता में अन्नगार के बारे में पढ़ा है सर। तो अन्नगार जो आपका है, ये इससे क्या क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर, उसकी उपस्थिति से? सर, सबसे पहली चीज कि अन्नागार है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे उत्पादन अधिशेष रहा होगा। ठीक। उत्पादन अधिशेष हो गया, व्यापार रहा होगा, व्यापार रहा होगा, साथ ही साथ वो अगर अन्नागार है तो इसका मतलब है कि वो जिसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि हमारे पास, हमारी सरकारों के पास कुछ ऐसे जो है, सही टर्म हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। चलिए, अन्नागार की उपस्थिति होने, आपने कहा अधिशेष रहा होगा जी। तो अधिशेष उत्पादन का सबसे बड़ा प्रतिफल क्या होता है? उद्योग, व्यापार होता है सर। और नगरीकरण? सर, नगरीकरण उसी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। जी। चलिए, मनोज जी, सबल्टर्न हिस्ट्री की बात करी आपने, मार्क्सवादी इतिहास की बात करी, क्या होते हैं ये टर्म्स? मार्क्सवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स जी से शुरू होती है और इसमें ज़्यादातर ये व्यापार, वाणिज्य, इनसे मतलब कि उसमें राष्ट्रीयता के अंश थोड़ा सा कम उभारे जाते हैं। और सबअल्टर्न में जो होता है उसमें होता है कि जो इतिहास की दृष्टि से गायब हैं, ओझल हैं, उन लोगों के भी जो है महत्व को हम लोग उजागर करने की, आखिर क्योंकि राजाओं के ही इतिहास वास्तव में इतिहास माने जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राजा का ही इतिहास उस समय का इतिहास रहा हो। इसलिए ये विचारधाराएं हैं जो कि उन लोगों को उद्घाटित करने का प्रयास कर रही हैं जो वास्तव में। कौन है ऐसे लोग, कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप जिनको आप सबअल्टर्न की श्रेणी में शामिल करेंगे? एग्जैक्ट नाम आपको नहीं पता है? वर्ग, किन वर्गों की बात की जाती है? जैसे श्रमिक वर्ग हुआ, हाँ। कृषक वर्ग हुआ, हाँ। मजदूर, ये सब, इनको सबको। ठीक है, भ्रमण करना आपकी हॉबी है? जी मैडम। कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया आपने? मैडम, जहाँ पे जैसे मौका लग जाता है, और क्योंकि हम लोग शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादातर छुट्टियों का अभाव होता है, लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम जैसे इधर राजस्थान कहाँ गए, मतलब जगह में जानना चाहती हूँ। धार्मिक भ्रमण उसमें ज्यादा है। ठीक है, आप कहाँ गए? जैसे वहाँ खाटू श्याम एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे गए। और उसके बाद बालाजी, वो भी राजस्थान में है, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है जी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, भूत प्रेत और इस सब तरीके की चीजें वहाँ पे होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? मैडम, एक्चुअल में जिस चीज से जिसको लाभ हो जाता है, क्योंकि वास्तव में तो भ्रम है, क्योंकि वो इलाज भी, जैसे डॉक्टर भी इलाज करते हैं, हाँ। तो किसी को ये तो नहीं पता होता है कि उसका किटेनिन क्या है, क्या चीजें हैं, लेकिन अगर उसको लाभ हो जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, मेडिकल जो है ये बेहतर है। उसी तरह वहाँ पे भी कुछ लोगों को लाभ मिलता है, इसलिए खास तौर से
निचले वर्ग के पढ़े लिखे जो कम वर्ग के लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। अच्छा, आप अभी तक इतने लंबे टाइम से शिक्षण कार्य में हैं और अब आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उसके लिए अनिवार्य कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो आप अपने अंदर देखते हैं? मैडम, अनुभव मेरे पास है और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ दिन हमको स्कूल चलाने का भी मौका मिला था क्योंकि सीनियर मोस्ट होने की वजह से। हाँ, तो हम अनुभव का लाभ लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़रूरी होता है कि जो 3 वर्ग हैं, शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासक, प्राचार्य कहेंगे, और स्टूडेंट का, इनका कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर रहता है तभी विद्यालय सही से चल सकता है। अच्छा मनोज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित करता है ना, जी मैडम, उनके कुछ स्थल आते हैं, किन्हीं के नाम आप बता सकते हैं? स्मरण नहीं अभी कर रहा हूँ, आपको sorry याद मैडम। नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है मनोज जी, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक थैंक यू। यू मैडम। कैसे हैं आप? बढ़िया, कैसा लगा इंटरव्यू देकर? बहुत अच्छा लगा मैडम। अच्छा लगा, मजा आया? हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब विषय के विषय में आपकी समझ अच्छी है, थोड़ा सा जो करंट चीज़ें थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं, और क्योंकि जो नाम आप खुद ले रहे हैं, सबल्टर्न हिस्ट्री, मार्क्स है ना, मार्क्सवादी इतिहास, जी। तो कौन उसके लेखक हैं, क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आप ये सब प्रयोग करेंगे तो इन पे सवाल बनने वाजिब हैं। बाकी चीज़ें आपने ठीक बताई हैं, आप बस अपनी घड़ी और टाई, ये 2 चीज़ें बदल लीजिएगा, ठीक है? टाई आपकी थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ी डिसेंट कोई प्लेन सी टाई आप ले लेंगे तो और अच्छे लगेंगे, और घड़ी भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? Thank you। बाकी आपकी एंट्री ठीक है, अभिवादन, बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, बहुत सौम्य है आपका व्यक्तित्व, Thank और you। ये बहुत अच्छी बात है आपके व्यक्तित्व की। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। फ्लॉलेस होता है ना एक वर्ड, फ्लॉलेस, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा है। तो हमें Thank लगता है आप एक बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो आप अपने मिशन में कामयाब होके निकलेंगे वहां से, थैंक यू, थैंक ठीक यू। है? कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट मनोज जी। घड़ी, टाई। हाँ, घड़ी और टाई बदल लीजिए, टाई क्योंकि में थोड़ी शाइनिंग टाई में वाली- 4-5 अभी लेके आया था, सर लोगों को मैंने दिखाया, लेकिन कुछ अच्छा। जची नहीं, इसलिए घड़ी तो हटा ही दीजिए, नहीं, घड़ी तो पट्टे वाली घड़ी, क्योंकि हाँ। ये थोड़ा शाइनी है। मोटी है बहुत और वो ज्यादा अच्छा नहीं shiny है। लगता है हाँ, वो। वही, अब वही। आप जब भी जाया करिए ना, फॉर्मल टाई मांगा करिए उससे। अच्छा, इंटरव्यू में हमेशा फॉर्मल टाई चलती, कोई स्ट्रिप, कलर, ये सब फॉर्मल टाई। ओके। बाकी बाकी आपका इतना बढ़िया ज्ञान है कि इनसे सब चीजें तुच्छ हैं, उसके आगे गौर लेकिन हमारा काम है बताना, क्योंकि इन चीजों की वजह से भी फर्स्ट इंप्रेशन तो इन्हीं चीजों का पड़ता है ना। ज्ञान तो तब निकलता है जब आप बात करते हैं, तो पहले इंप्रेशन के जो मार्क्स हैं वो भी न मिस हो, इसलिए हम आपको ये सब चीजें बता देते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है? थैंक यू ठीक है, बहुत ही मनोज, शानदार। ऑल द बेस्ट। बैठने उठने का बहुत बढ़िया बढ़िया, वो सब बहुत आपको बता शानदार। दिया। आप थोड़ा क्योंकि हैंड मूवमेंट हैंड मूवमेंट मैंने बहुत कम किया है। एनसीसी क्योंकि- वेनसीसी के थे क्या आप कहीं? नहीं सर, अच्छा, बहुत बढ़िया था आपके क्योंकि आचरण में। इसको मैंने जोर दे के हाथ को रोक, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन ऐसा होता है कि जब तक मैं 10 राउंड अपने क्लास में लगा नहीं लेता हूँ पढ़ाने के दौरान, तब तक, और वहाँ बिना मूवमेंट के स्टैटिक पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमने 12 आपकी साल में- सारी शंकाओं का समाधान एक ही शब्द में कर दिया था, हम्म, फ्लॉलेस। जी मैडम, उसका मतलब आप समझ गए ना, बाधा रहित। जी कहीं पर हम इंटरप्ट नहीं हुए, मतलब आपको लग रहा होगा कि आपके हाथ कहीं ज्यादा ना चल रहे हो, हम सिर्फ आपकी बातें सुन रहे हैं। बच्चों का भविष्य तो कहीं सुरक्षित पर- हाथों में रहेगा। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऑल द बेस्ट मनोज। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू।